गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके पार्ट है थर्ड, धातु और अधातु। जिसका हमने पहला और दूसरा पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के, धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। इसके अंदर पहला पॉइंट है धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। तो देखो धातु व अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला पॉइंट है धातु की वायु। वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा। सबसे पहले धातु कौन कौन सी होती है, जो कठोर होती है, इसमें ध्वनि का गुण पाया जाता है, और चोट करने से मतलब चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, और आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। और चलो बताओ उदाहरण कौन कौन से। फेरस मतलब लोहा, कॉपर, तांबा, एजी चांदी, एयू और मतलब सोना, एल मतलब एल्यूमिनियम। ये सभी क्या है, धातुएं। वे पदार्थ जो कठोर, चमकदार और जिसमें ध्वनि का गुण पाया जाता है और आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, ये सभी धातुएं। उदाहरण आपको याद करने, ठीक है ना। तो धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा, तो फॉर्मूला बनेगा इसमें धातु प्लस वायु के साथ अभिक्रिया करने से, ठीक है ना। तो वायु मतलब ऑक्सीजन, क्वेश्चन में लिख दो वायु, क्रिया करके क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। उदाहरण में देखो कॉपर, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, 2CuO। इसमें धातु कौन सी है, कॉपर, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, ये ऑक्सीजन। और क्रिया करके क्या बनेगा, धातु, धातु कौन सी है, कॉपर, तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण है Al प्लस 3O2, क्या बनेगा, Al2O3। इसमें देखो धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम है। और वायु के साथ अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। इसमें धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। Al का मतलब एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन, और धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दो उदाहरण आपको इसमें याद करने हैं। तो धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना, धातु ऑक्साइड। ये दोनों धातु कौन कौन सी है, कॉपर और एल्यूमिनियम। वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मतलब O2O2 क्रिया करके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, और इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
नोट, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, लेकिन धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, फॉर्मूला होगा ZnO। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आदि क्षारीय व अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। जो धातु ऑक्साइड बने थे कौन कौन से बने थे, एक तो कॉपर ऑक्साइड, दूसरा क्या बना था Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती, मतलब ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सारी मतलब स्वाद में कड़वे होते, तो उनकी प्रकृति कैसे होती है, सारी। लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड आदि सारे भी होते हैं, मतलब स्वाद में कड़वे भी होते हैं, और अम्लीय मतलब स्वाद में खट्टे भी होते हैं। तो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ऐसे पदार्थ उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला Al2O3, जिंक ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा उभयचर जंतु, ऐसे जंतु जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, उभयचर जंतु। उसी प्रकार उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे उभयचर जंतु में मेंढक है, सांप है, मगरमच्छ है आदि, ठीक है ना। तो आपको उदाहरण याद रखने, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दोनों को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए।
दूसरा पॉइंट है इसमें, उदाहरण देखो इसमें, Al2O3 प्लस HCl AlC3 Al मैंने क्या बोला था, उभयधर्मी ऑक्साइड किससे कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जिसमें ये दोनों क्या है? ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल, अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षारक कौन सा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसमें ऑक्साइड कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा हुआ? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि अम्ल, अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है, हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? AlCl3 और साथ में जल का एक अणु। वापस एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक से अभिक्रिया, क्षारक कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे साबुन बनाए जाते हैं। क्रिया करके क्या बना? 2NaAlO2 प्लस जल का एक अणु। ठीक है ना? तो याद रखना आपको, Al2O3 क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों है? क्योंकि अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए। इसके अलावा और कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnO। दूसरा पॉइंट है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। पहला पॉइंट था धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर धात्विक हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस H2 प्राप्त होती है। तो दूसरा पॉइंट है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना? तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर धात्विक हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
सबसे पहले धातु, धातु मतलब जो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, जिसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, सिर्फ भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। तो धातु प्लस दूसरा क्या है, जल, क्रिया करके क्या बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। उदाहरण में देखो, एक धातु है सोडियम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na, धातु कौन सी है, सोडियम, फॉर्मूला Na, ठीक है ना। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। धात्विक, धात्विक मतलब धातु कौन सी है, सोडियम, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, धातु कौन सी, Na, तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, NaOH, ठीक है ना। और साथ में कौन सी गैस बनेगी, H2। ये तो हो जाएगा सोडियम, जल, सोडियम, धातु कौन सी है, सोडियम, और पीछे हाइड्रोक्साइड लगा दो, हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। नोट में लिखना, पोटेशियम, सिंबल क्या होगा पोटेशियम का, के। के क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, कैलियम। पोटेशियम व सोडियम, फॉर्मूला Na, पोटेशियम व सोडियम, पोटेशियम व सोडियम धातु, पोटेशियम व सोडियम जैसे जैसे तेजी से अभिक्रिया करती, तेजी से अभिक्रिया अभिक्रिया करती है, इनको वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर तेजी से अभिक्रिया करती है, तेजी से अभिक्रिया करती हैं। इसलिए खुला छोड़ने पर तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम Na व पोटेशियम मतलब के को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों धातुओं को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इसमें ध्यान देना, पोटेशियम व सोडियम दोनों धातु है, ये ऐसी दो धातु है जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बल्कि सभी धातुएं जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना, जिसे हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन दो धातुओं के नाम आपको याद रखने, कौन कौन से, पोटेशियम और सोडियम। ये ऐसी दो धातु है जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, ठीक है ना। तो
तो पोटेशियम व सोडियम जैसे तेजी से अभिक्रिया करती है, इनको वायुमंडल में खुला रखने पर ये तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम व पोटेशियम को किसमें रखा जाता है, सुरक्षित रखने के लिए उसको दोनों धातुओं को किसमें रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, क्योंकि वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे तो ये वायुमंडल मतलब वायु से तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए इन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए किसमें डाला जाता है, केरोसिन के तेल में। तीसरा पॉइंट है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्ल के साथ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातु कौन कौन सी है, लोहा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, सोडियम है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, धातु की, सबसे पहले धातु प्लस किसके साथ अभिक्रिया हो रही, अम्ल, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और जल के अंदर मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो धातु प्लस अम्ल क्रिया करके क्या बनेगा, देखो इधर लवण, और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, धातु प्लस अम्ल क्रिया करके क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन। चलो धातु लेते हैं, Na, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है। खुला क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि ये वायु से और जल से अभिक्रिया तेजी से करता है, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो धातु कौन सी हुई, सोडियम, और अम्ल HCl, सोडियम, अम्ल कौन सा है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के आमाशय में, जो भोजन को पचाने में काम आता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे जठर रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर रस। धातु हो गया सोडियम, अम्ल कौन सा हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्रिया करके क्या बनेगा, देखो Na किससे जुड़ जाएगा, NaCl, जो कि एक प्रकार का क्या है, लवण है। नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन। दो तीनों पॉइंट आपको याद रखने, एक तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया, एक धातु की वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तीसरा पॉइंट है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया।
आगे है आपके सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हमारे पृथ्वी पर लगभग 118 तत्व उपस्थित है। जिनमें अधिकांश धातुएं हैं। हमारे पृथ्वी पर लगभग कितने तत्व हैं? 118। 118 में अधिकांश 60 से ऊपर क्या है? धातुएं। धातुएं मतलब जो कठोर होती हैं, जिसमें ध्वनि का गुण पाया जाता है और जिनको पीटने पर चद्दरें बनाई जा सकती है, ठीक है ना, चमकदार होती हैं। जैसे उदाहरण लिख दो वापस, फेरस लोहा, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम आदि। ये सभी क्या है? धातुएं। इन धातुओं में से अधिकांश धातुएं पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, जबकि कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी पर लगभग कितने तत्व हैं? 118 तत्व है, जिसमें अधिकांश 60 से ऊपर क्या है? धातुएं, और बाकी के अधातु और कुछ 4 या 5 उपधातु होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको धातु के नाम याद रखने हैं। Fe मतलब लोहा, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब चांदी अर्जेंटम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Au का मतलब सोना, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Na का मतलब सोडियम और पोटेशियम। इन धातुओं में से अधिकांश धातुएं पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि कुछ धातुएं होती जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। इसको हम सक्रियता श्रेणी के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है। मैंने आपको एक सारणी बताई थी विस्थापन अभिक्रिया में, वही सारणी आपको इसमें याद रखनी है। ट्रिक है आपके, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे
आओ। तो इसमें आपको सक्रियता श्रेणी में आपको ये ट्रिक याद करनी है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, लास्ट में कौन है आगे आओ। तो काशी का मतलब के से स्टार्ट हो रहा है, के का मतलब पोटेशियम, नाथ का मतलब Na से स्टार्ट हो रहा है, तो Na का मतलब सोडियम, का मतलब Ca मतलब कैल्शियम, माली का मतलब M से स्टार्ट हो रहा है तो Mg मैग्नीशियम, आलू का मतलब Al किसका सिंबल है एल्यूमिनियम, और जरा मतलब Zn याद रखना आपको, Zn किसका सिंबल है जिंक, जिसे अपन जस्ता भी बोलते हैं, फीके मतलब Fe लोहा, फेरस, ठीक है ना, पकाता मतलब Pb लेड, जिसे हम सीसा भी बोलते हैं, है का मतलब हाइड्रोजन, कौन का मतलब Cu, कॉपर मतलब तांबा, है का मतलब Hg मरकरी बोलते हैं जिसको, और जिसे पारा भी बोलते हैं, पारा मतलब थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। Ag आगे मतलब Ag का मतलब चांदी, सिल्वर बोलते हैं, और लास्ट में आओ मतलब Au का मतलब सोना, गोल्ड। तो इसमें आपको ये श्रेणी याद करनी है जिसे हम क्या बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सबसे ऊपर वाले तत्व क्या होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन। उससे कम देखो सबसे अधिक तो ये है पोटेशियम, सोडियम, धीरे धीरे नीचे जाओ तो कम होते जाएंगे। तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, सोना है, चांदी है, पारा है, ठीक है ना। तो लास्ट में आपको ये याद रखना है सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व सबसे अधिक ऊपर वाले पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, और धीरे धीरे नीचे जाओ तो सबसे कम कौन सा होगा, Ag और Au, चांदी और सोना, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए बहुत है। हाँ देखिए, इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.3 के सवाल किए थे। आज है अपना नया अध्याय, अध्याय है 3 और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हमने नया अध्याय है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले यहां पर आया है रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या होता है, तो रैखिक समीकरण जिस समीकरण में चर की उच्चतम
जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात एक हो, एक क्या कहलाता है? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात एक होगी वो क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। फिर है रेखिक समीकरण हो गया। अब आता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाला रेखिक समीकरण। दो चरों वाला रेखिक समीकरण जिस समीकरण में दो चर राशियां, दो चर राशि, देखो इसमें तो रेखिक समीकरण था तो इसमें चर की उच्चतम घात एक होगी। यहां पर रेखिक जिस समीकरण में दो चर राशियों की उच्चतम घात एक हो, दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होगा? चर राशियां दो होगी, यानी जैसे बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या होगी? ये होगी आपका, ये समीकरण बनेगा। और इसमें क्या समीकरण बनेगा? इसमें बनेगा आपका ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये होगा आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण। और ये इसमें तो देखो एक चर राशि है और इसमें दो चर राशियां, तो ये हो जाएगा दो चरों वाला रेखिक समीकरण। अब इसके बाद में आता है दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है, दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि। पहली विधि कौन सी है? ग्राफीय विधि। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? या हम कह सकते हैं आलेख्य विधि। ग्राफीय विधि कहो या आलेख्य विधि कहो, एक ही बात है। और आलेख्य विधि क्या होती है? जिसमें दो चरों वाले रेखिक समीकरण होगा, उनको हम ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। दोनों समीकरणों में हमें x या y का मान निकालना पड़ेगा और फिर सारणी बना के उसको हल करेंगे। इसके बारे में अपन 3.1 में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर दूसरी विधि है आपकी बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, इस विधि द्वारा हम बीज गणितीय विधि से, और बीज गणितीय में तीन उपविधियां हैं। कितनी? तीन। इस विधि में तीन उपविधियां हैं।
कौन कौन सी? एक तो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी है वज्र गुणन विधि। देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? ग्राफीय विधि, या इसका दूसरा नाम है आलेख्य विधि। दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि, और इस विधि में तीन उपविधियां हैं। पहली उपविधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है वज्र गुणा विधि। इसके बाद में है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की प्रकृति एवं गुणांकों में संबंध। तो देखो, सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। अब इसमें अंदर हमें समीकरणों की प्रकृति व गुणांकों के अंदर संबंध बताना है, तो तीन स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, और ये भी शायद बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये कंडीशन बनती है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर समीकरण, देखो ये कंडीशन बनती है तो दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, और समीकरण संगत होगा, समीकरण संगत होगा। अर्थात x और y का हम जो मान निकालेंगे वो मान आएगा, एवं समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होगा, यानी x और y का मान आएगा। कंडीशन याद रखनी है, ये आपको बहुत काम आएगी। आगे वाले सवाल इस टाइप के आएंगे आपके। फिर दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है आपकी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन बनती है तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन बनती हो तो दोनों
सरल रेखाएं, दोनों सरल रेखाएं परस्पर समांतर होती है, समांतर एवं समीकरण असंगत, समीकरण युग्म असंगत। असंगत का मतलब x और y का जो हम मान निकालेंगे वो मान नहीं आएगा, x और y का मान आएगा ही नहीं। एवं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं आएगा, अर्थात x और y का कोई हल नहीं आएगा। जहां पर x और y का कोई हल नहीं आएगा तो वह समीकरण क्या होंगे, असंगत। तीसरी कंडीशन है आपकी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये कंडीशन है, हो तो दोनों सरल रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है, समपाती। समपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा, अर्थात पहले समीकरण की जो सरल रेखा आएगी वह और दूसरे समीकरण की जो सरल रेखा आएगी उससे क्या ऊपर आएगी। देखो जब प्रतिच्छेद करेगी तो x बनेगा, प्रतिच्छेद करेगी जब दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो x बनेगा, कहीं कहीं जाके x बनेगा। दूसरा, जब सेकंड वाली कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर क्या होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब इस तरह से, यानी रेल की पटरियों की तरह दोनों रेखाएं चलेगी। और तीसरी कंडीशन आएगी आपके a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो दोनों सरल रेखाएं समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर एवं समीकरण संगत होगा, समीकरण संगत होगा। समीकरण संगत होगा और संगत एवं समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होते हैं। अब उसके बाद में देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको, ठीक है ना, यहां पर आपको नोट के अंदर ध्यान रखना है। मैंने वैसे आपको छोटी क्लासों में बताया हुआ है कि यदि कई प्रश्न जब अपन समीकरण बनाएंगे, आगे अपन समीकरण बनाएंगे तो वहां पर आपके प्रश्न में कई होगा कि जैसे लाभ हो रहा है या आयु में वृद्धि हो रही है या कोई संख्या बड़ी है या बाद में या पश्चात या ऊपर, जैसे समुद्र तल से ऊपर तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर, या तापमान के अंदर वृद्धि होती है, तापमान वृद्धि होगी तो क्या होगा, गर्म होगा, तो कहीं शब्द लिखा हुआ आएगा गर्म, ठीक है, लाभ, वृद्धि और या अधिक, जैसे में इतने रुपए अधिक, ठीक है ना, तो ये शब्द आएगा कहीं पर, तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न में जितना
₹7 अधिक, तो प्लस के 7 करना है। अगर कह रहा है ₹7 अधिक, ₹7 अधिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चौरासी हम मानेंगे प्लस के 7 करेंगे। ठीक है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस के 7 जोड़ेंगे। ठीक है ना, या लाभ ₹7 का लाभ या ₹50 का लाभ, तो इस तरह से आएगा तो हम किसका संकेत का यूज करेंगे, प्लस का। ठीक है, और इसके बाद में यदि ये जो ये लिखा हुआ था उसका उल्टा आ जाए, उसका उल्टा, जैसे हानि, कमी, ह्रास, पहले या पूर्व में, या ठंडा या नीचे, या दक्षिण दिशा, अगर ये वर्ड लिखे हुए आ जाए उस प्रश्न में, तो हमें क्या करना है, जितना कहे उतना घटाना है, माइनस करना है। जैसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे, जो हम x मानेंगे उसमें से हम 7 वर्ष घटाएंगे। ठीक है, 150 रुपये की हानि, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 150 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में बाकी वाले सवाल अपन कल करेंगे।